और वहाँ पर जितने भी मैकडीज होते हैं, डोमिनोज होते हैं, पिज्जा हट होते हैं, जितने भी खाने पीने की जो भी चीज़ होती हैं, अब एक जिले में आप समझ सकते हैं कि कितनी ही मतलब उनके वो मतलब स्पेस खुले होते हैं कि एक जिले में 10-10 मैकडी हैं, एक जिले में 10-10 डोमिनोज वाले हैं, पिज्जा हट वाले हैं। तो उन सभी को 10-10 के बजाय एक ही जगह इस तरह से सफिशिएंट स्पेस में क्रिएट करें, जितनी भी उनकी नॉर्मल वॉक इन होती होगी उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड वॉक इन के अनुमान के थ्रू उनका वो स्पेस क्रिएट करके उन्हें वो दिया जाएगा, जिससे कि देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो जैसा कि मैं आपको पिछली 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे एक जिले या एक शहर की सभी समस्याएं खत्म होंगी, उन सभी जिलों या शहरों को भी रीडेवलप किया जाएगा। अब रीडेवलप से मेरा क्या मतलब है? रीडेवलप से मतलब है जहां पर एयर स्पेस का अच्छे से उपयोग नहीं किया गया होगा, वहां पर एयर स्पेस का मैक्सिमम उपयोग करते हुए सभी को बेस्ट क्वालिटी की सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ हम अमीर लोगों को मिलते हुए देखते हैं। तो हर एक को जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स होंगे उनके हिसाब से वो मकान बना के दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनके घर के पास स्कूल की सुविधा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, जो मुझे लगता है हर बच्चे को घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जो कि काफी वेस्टेज होता है। और उसके बाद फिर उन्हें ट्यूशन क्लासेज या दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उनका बचपन से ही जो बचपना होता है ना वो खत्म हो जाता है, जो कि पहले के समय में बच्चों को मिलता था, खेलते थे, टाइम मिलता था। आज के समय में वो बिल्कुल ही नगण्य रह गया है। तो एक ही स्कूल में उन्हें सब तरह की सुविधाएं दी जाएगी, चाहे वो खेल की सुविधा हो चाहे वो एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उन्हें ट्यूशन ना जाना पड़े। इस तरह से फैसिलिटी की जाएगी कि किसी भी इंसान को ट्यूशन पे डिपेंड ना रहना पड़े, हर किसी को स्कूल में वर्क करने का मौका दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ अब एक जिले में अब हम दूसरी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि एक जिले में हम देखते हैं बहुत से मंदिर होते हैं। जैसे हनुमान जी के एक जिले में 5-10 मंदिर हो गए, शिव भगवान जी के 2-3 मंदिर हो गए, या राम भगवान जी, लक्ष्मण सीता जी, हनुमान जी के कितने मंदिर होते हैं वो सब। मैं देखिए, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे एक बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं तो मेरे को वो पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी एक जिले में जितने भी मंदिर होंगे ना, उन सभी मंदिरों की मूर्तियों को सुरक्षित रूप से निकाला जाएगा और वहां पर एक बड़े स्पेस में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एक बिल्कुल मतलब कितने भी फ्लोर का हो सकता है, कितना आप समझ सकते हैं, इस हिसाब से क्रिएट किया जाए कि जो भी उस सोसाइटी या उस जिले में जितने भी लोग हैं उस धर्म के, उन सभी लोगों को अगर एक ही साथ मंदिर में पूजा अर्चना करनी हो तो वो आराम से बैठ के खड़े होके जैसे भी हो वो सभी कर सके। और जो भी भगवान की जैसी भी प्राथमिकता होती है, जैसे हमारे यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो सबसे पहले जो भी गणेश जी की मूर्तियां होंगी उन सभी को वहां पर लगाया जाएगा। उसके बाद शिव भगवान जी, पार्वती माता, कार्तिकेय भगवान, फिर विष्णु जी, लक्ष्मी जी, फिर ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, जो भी जितने भी भगवान होते हैं, जितने भी मूर्तियां होती हैं उन सभी को एक साथ लगाया जाएगा। जैसे पहले गणेश जी की सारी मूर्तियां लग गई, फिर शिव जी की सारी मूर्तियां लग गई, शिव जी के जो शिवलिंग है उन सभी को लगाया जाएगा। जो भी भगवान होते हैं उन सभी को एक ही मंदिर में बिठाया जाएगा। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज है। भगवान ही तो है, हमारे धर्म की तो भगवान है, तो उन सभी को एक ही तरह के मंदिर में अलग अलग स्पेस में जैसे भी हो सकता होगा, जैसे भी आर्किटेक्ट वगैरह डिजाइन करेंगे उस हिसाब से उन्हें रखा जाएगा। और जैसे कि जन्माष्टमी पे हम देखते हैं श्री कृष्ण जी के मंदिर में मतलब भक्तों की भीड़ आई जाती है। तो ऐसे त्योहारों पे भी जब महाशिवरात्रि हो गया तो उस पे भी एक विशेष सुविधा की जाएगी कि हम महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी वाले दिन अगर ज्यादा संख्या में सभी लोग आना चाहे तो उस हिसाब से उनकी फैसिलिटी की जाए। तो त्योहारों को देख के भी वो फैसिलिटीज की जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉल, हम देखते हैं जिले में 2-2 3-3 मॉल होते हैं, जो कि मैंने देखे ही है अपने आसपास। तो एक जिले में इतना बड़ा मॉल बनाया जाएगा कि वहां पर जैसे भी जो भी सुविधा हो सकती है, जैसे कपड़े खरीदने हो गए या शूज की शॉपिंग हो गई या सलून हो गए, जो भी हो गए, हम देखते हैं बेकार के मतलब मॉल में सलून खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली है, कपड़े लोग नहीं खरीदते हैं, वहां से सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं, शूज की खरीदारी करना मुश्किल होता है। तो वहां पे जो भी सब चीजें होंगी ना वो सब इस रेट पे होंगी कि कोई भी नॉर्मल या अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का इंसान खरीद सके। वहां पे इस तरह के रेट रखे जाएंगे। और वहां पर जितने भी मैकडीज होते हैं, डोमिनोज होते हैं, पिज्जा हट होते हैं, जितने भी खाने पीने की जो भी चीज होती हैं, अब एक जिले में आप समझ सकते हैं कि कितनी ही मतलब उनके वो मतलब स्पेस खुले होते हैं कि एक जिले में 10-10 मैकडी हैं, एक जिले में 10-10 डोमिनोज वाले हैं, पिज्जा हट वाले हैं। तो उन सभी को 10-10 के बजाय एक ही जगह इस तरह से सफिशिएंट स्पेस में क्रिएट करें, जितनी भी उनकी नॉर्मल वॉक इन होती होगी उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड वॉक इन के अनुमान के थ्रू उनका वो स्पेस क्रिएट करके उन्हें वो दिया जाएगा।
जिससे कि जो 10 जगह काम करने वाले मैकडी में काम करने वाले लोग होंगे वो एक ही जगह काम करेंगे। 10 जगह डोमिनोज में पिज्जा बनाने वाले जो लोग होंगे वो एक ही डोमिनोज में काम करेंगे, जिससे कि किसी की इनकम पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही उस ब्रांड की इनकम पर इफेक्ट आएगा, ना ही किसी की भी इनकम पर एक नॉर्मल सा भी माइनस सा भी इफेक्ट नहीं आने दिया जाएगा। तो वो सभी सुविधाएं एक मॉल में की जाएंगी, राशन की इतनी बड़ी दुकान बनाई जाएंगी, सब्जी खरीदने की और फल फ्रूट्स की, जो भी जैसी भी बेसिक सुविधाएं होती है वो सभी करने के साथ साथ आखिर में जो लोगों की पार्किंग से रिलेटेड सुविधा है वो भी इस तरह से दी जाएंगी कि जितने भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स होंगे उन्हें इस तरह से बनाया जाएगा कि वहां पर किसी को भी बाहर निकलना हो तो सीधा रोड पे निकले, सोसाइटी में 100 मीटर की दूरी पर भी उन्हें ना जाना पड़े, जिससे कि जो एक्सीडेंट की समस्या होती है, कोई गाड़ी निकाल रहा था, बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो सब नहीं हुआ, वो सभी चीजें मेक श्योर की जाएंगी। इसके अलावा अब एक जिला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितने भी बड़े एरिया में फैल सकता है, तो अब किसी को भी जाने के लिए आप समझते हैं इतना दूर तो पैदल तो नहीं जा सकता, तो उसी जिले में इस तरह से फैसिलिटी की जाएगी, किसी को भी जाना है, वो रिक्शे से या साइकिल से कैसे भी जा सकता है, लेकिन वो ना तो स्कूटर बाइक ना ही गाड़ी के थ्रू जाएगा, ना ही बस वगैरह के थ्रू, मतलब वहां पे जो भी पेट्रोल वाहन होंगे उन सभी का वर्जित रहेगा, और किसी को भी जाना है वो रिक्शा से जाए, रिक्शा से आए, जिससे कि वो एक हमारा एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इतने बड़े जिले में, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि अब छोटी छोटी जगह 10 चीजें तो हमें ऑप्शन मिल जाती है मॉल जाने के लिए, बस से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, रिक्शा से भी जा सकते हैं, तो हर एक किसी का मतलब एक इनकम फिक्स रहेगी, ये नहीं कि रिक्शे वालों को ऑटो वालों से कंपटीशन करना है, किसी का भी कंपटीशन नहीं रहेगा, वो खत्म किया जाएगा इस तरह से। और किसी को इनकम मिलेगी, चाहे ऑटो वाला हो चाहे रिक्शे वाला हो, वहां पर वहीं पे वो फैसिलिटी की जाएगी उन सभी को, कहीं पे भी कुछ भी कितना भी भाई से भाई सामान लाना हो, कुछ भी करना हो, वो सब चीजें की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। और साथ ही साथ उन शॉपिंग मॉल या मैकडीज या पिज्जा हट जो भी होंगे उन सभी में काम करने वाले लोग उसी सोसाइटी में रह रहे होंगे, वो भी फैसिलिटी की जाएगी। और जो दूसरे होंगे जो कि ऑफिस वगैरह में जाते होंगे उनकी भी दूसरी तरफ से फैसिलिटी की जाएगी कि अगर वो ऑफिस जा रहे हैं कहीं दूर, उनका जो मेन ऑफिस बनाया जाएगा वो इस तरह से बनाया जाएगा कि उन्हें कहीं भी ऑफिस जाने में ज़्यादा समय ना लगे। और उसी जिले में डॉक्टर्स का की फैसिलिटी की जाएगी, जो भी डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनका क्लिनिक भी इस तरह से बड़ा बनाया जाएगा कि किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो वहीं पर इलाज हो सके। पुलिस वालों का चौकी वगैरह जो भी इस हिसाब से बड़ी बनाई जाएगी कि जो भी जिले की जैसी भी समस्या होंगी वो सोल्व कर सके। और उस जिले में काम करने वाले पुलिस वाले डॉक्टर भी उसी जिले में रहते होंगे, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं कि उनको अलग से सरकारी चीजें दी जाती हैं, तो वो कोशिश की जाएंगी उन्हें अलग से देने की जरूरत ना पड़े, उन्हें उसी सोसाइटी में रहने की जगह मिले, जिससे कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय भी बिताने का मौका मिलेगा, वो किसी दूसरे शहर के रहने वाले नहीं होंगे, इस तरह से फैसिलिटी की जाएगी। हर किसी को अपने घर के पास ही ड्यूटी या काम करने का मौका दे देगा, अगर नहीं हो सकता हो तो कम से कम आधे या 1 घंटे तक का उन्हें ट्रैवल पहुंच के वो ट्रैवल करके वो अपने काम पे जा सके और घर पे आ सके, वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस तरह से हर एक जिले हर एक शहर में अगर हम चाहें तो वो सुविधाएं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निध्यने तत्र का परिदेवना, अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। सारांश, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है।
जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि वे भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्तः शारीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर अर्थात वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।